हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एसपीएम का स्टडी नोट 1 पढ़ रहे थे गाइस, दैट इज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ा दिया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। बट बिफोर दैट लेट मी क्लैरिफाई यू, इंस्टीट्यूट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग पैनिक दैट हम लोग कैसे अटेंड करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। हम लोग अभी तक सब्जेक्टिव प्रिपेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स लेट मी क्लियर यू, इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं बोला है कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर पैटर्न अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए परेशान मत होइए। हम लोग बस ये एस्टिमेशन लगा रहे हैं दैट कि अगर ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम करवा रहा है, बिकॉज ये फिक्स्ड है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होगा, और अगर ऑनलाइन मोड में हो रहा है देन सब्जेक्टिव होना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, बिकॉज इतना टाइपिंग प्रैक्टिस किसी का नहीं है कि वो लाइक एग्ज़ाम दे। ये तो लाइक USCMA का एग्ज़ाम हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन इतना टाइपिंग करना पड़ रहा है। एंड ऑल द SFM का है, टैक्स का है, कॉस्टिंग का, अकाउंट्स का है, सारे फॉर्मेट्स बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। हम लोग एस्टिमेशन लगा रहे हैं और इंस्टीट्यूट जल्दी ही क्लैरिफाई भी कर देगा कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। सो बस दिसंबर टर्म के लिए है। सो अगर कोई स्टूडेंट जून के लिए प्रिपेयर करे या फिर नेक्स्ट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दे शुड प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज। ओके, सब्जेक्टिव वाइज आपको कैसे लिखने आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में, फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजिंग फेस करने में। कि जब सब कोई पैनिक कर रहे हो तो आप बिंदास रहो एंड बोलो कि यार हम कर लेंगे। बिकॉज कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे कि मैंने आज तक जो पढ़ा है मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव आएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ऑफ कोर्स। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं लाइक CFR वगैरह का। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देती हूँ अगर आप लोग बिकॉज बहुत पैनिक कर रहे हैं। लाइक आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज कंसोलिडेशन का कुछ क्वेश्चन दे दिया, आप अपने पेपर में सॉल्व करो एंड उसके 2-4 आंसर्स होंगे लाइक माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सब का एक एक बिट दे देगा एंड उसका आंसर का आप क्वेश्चन होगा और आपको उस पर क्लिक करना है। मे बी ऐसे आ सकता है, बट बिफोर एग्जाम इंस्टीट्यूट RTP एंड PTP ये सब इशू करेगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं और वो जो फॉर्मेट में होगा एग्जैक्टली एग्जाम उसी फॉर्मेट में होने वाला है। ओके, सो डोंट बी पैनिक, आप लोग कॉन्सेप्चुअली चाहिए। और जो लोग मेरा वीडियो रेफर कर रहे हैं, आई कैन बैट ऑन दैट कि उनको ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बिकॉज आई ऑलवेज सेज कि आप लोग बुक पढ़िए एंड लाइन बाय लाइन पढ़िए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन पढ़िए, कंसेप्चुअली पढ़िए। कंसेप्चुअली जाएंगे तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आज भी जब मैं पढ़ाऊंगी आपको परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के आएंगे। अगर एग्जाम एक्सट्रीमली हार्ड होगा तब किस लेवल में क्वेश्चन जा सकता है, मैं आपको आज बताऊंगी। सो प्लीज़ आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरे साथ जुड़े रहिए। बी कॉन्फिडेंट, जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम एंड बिलीव योर सेल्फ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, एंड ये दोनों को हम लोग मेजर कैसे करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ बता रहा है। क्लियर है? देखो, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अगर मैं बहुत इजीली आपको बताऊं, अगर 4 इनपुट यूज़ करके, 4 नंबर्स ऑफ इनपुट यूज़ करके अगर आप 2 आउटपुट निकाल रहे हो, दैट इज़ 50%। ठीक है, जितना इनपुट है 2:1 रेशियो में निकल रहा है। इनपुट वर्सेस आउटपुट कितना है, 2:1। 2 इनपुट से 1 आउटपुट, 4 इनपुट से 2 आउटपुट अगर निकलना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। एंड आप लोग का प्रोडक्शन एग्जैक्टली 4 इनपुट से 2 आउटपुट हो रहे विथ एक्चुअल क्वालिटी, देन योर फॉर्म इज एन एफिशिएंट फॉर्म। हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी बहुत सही है, हाई प्रोडक्टिविटी है, एंड आपका फॉर्म जो है वो एफिशिएंट है। लेकिन अगर 2 इनपुट से 1 आउटपुट नहीं बन पा रहा है, या फिर 1 आउटपुट बनाने के लिए आपको मोर देन 2 इनपुट लग रहा है, ओके, दैट नंबर ऑफ आउटपुट के लिए, मतलब 1 नंबर ऑफ आउटपुट के लिए आपको मोर देन 2 इनपुट लग रहा है, या फिर 2 इनपुट से आपका 1 आउटपुट नहीं बन पा रहा है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी कम है, आपका प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी समझ रहे हो क्या है, मतलब आपका इनपुट का वेस्टेज ना होना इज योर प्रोडक्टिविटी। आपको जितना इनपुट से जितना आउटपुट बनाना चाहिए, अगर आप लोग उतना बना रहे हैं, देन आपका प्रोडक्टिविटी हाई है एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कैसे लिंक्ड है समझ में आ रहा है कि अगर आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा है देन आप एफिशिएंट हो, अगर आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं है देन आप एफिशिएंट नहीं हो। अगर एक लेबर आपके घर में काम कर रहा है, दिन में सपोज वो टेबल चेयर बना रहा है, ओके, उसको एक दिन में 8 बनाना चाहिए, अगर वो 6 बना रहा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं है एंड द लेबर वाज इनएफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है या फिर कम एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो 8 के 8 बना रहा है देन उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है एंड वो स्किल्ड लेबर है, एफिशिएंट लेबर है। समझ रहे हो? आप 8 आवर्स पढ़ के एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, एक बुक कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपको 10-12 आवर्स लग रहा है देन आप थोड़े से इनएफिशिएंट हो फॉर योर एग्जाम और फॉर योर प्रिपरेशन। लेकिन अगर आप 8 आवर्स का 6 आवर्स में करो तो आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, 8 आवर्स का 8 आवर्स में ही करो तो भी आप एफिशिएंट हो। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि एक बुक कंप्लीट करने में आपको 8 आवर्स ही लग रहा है एंड यू आर डूइंग इट इन 8 आवर्स, देन यू आर एफिशिएंट पर्सन, आप एफिशिएंट हो एंड आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा है। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया एंड एफिशिएंट कैसे लिंक्ड है प्रोडक्टिविटी के साथ वो समझ में आया, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा है देन आप एफिशिएंट हो, अगर आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं है देन आप एफिशिएंट नहीं हो। क्लियर है? फिर देखो और एक चीज़ बुक में बोला है कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कब आ सकता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फ्रेंड्स तब आएगा जब आप इक्वल नंबर ऑफ इनपुट, सपोज जैसे कि 4 इनपुट लग रहा है 2 आउटपुट के लिए, अगर आप 4 इनपुट से 2 आउटपुट बना ले रहे हो देन दैट इज ए प्रोडक्टिविटी, इन दैट वे यू कैन अचीव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप सेट नंबर ऑफ आउटपुट बना लो उतने इनपुट से जितना आपको चाहिए, या फिर आप ज़्यादा आउटपुट बनाओ कम इनपुट से, ठीक है। या तो ज़्यादा आउटपुट बनाओ कम इनपुट से, या फिर उतने नंबर ऑफ इनपुट से ही जितना आउटपुट बनना चाहिए उतना बनाओ। दैट इज़ द वे टू अचीव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो यही कुछ चीज़ें आपको प्रोडक्टिविटी में दी गई है एंड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ऑफ कोर्स अभी तो समझ में आ गया होगा आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। मैथमेटिकली वी कैन डिनोट इट एज आउटपुट बाय इनपुट। ओके, सो देखिए बुक में क्या लिखा है, देन मैं बताऊंगी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो पूछेगा डिफाइन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपको डायरेक्टली लिखना था, थोड़ा सा इजी था, लेकिन ऑब्जेक्टिव आने से कैसे आएगा वो देखिए। पहला पैराग्राफ जो है कैंसिल कीजिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखिए, एट ए बेसिक लेवल प्रोडक्टिविटी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन ए गिवन प्रोडक्शन प्रोसेस। दस प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन एन आउटपुट वर्सेस इनपुट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओके, योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गाइज देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग को मैं डरा भी नहीं रही हूँ, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है देन अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं कैसे प्रिपेयर करती मैं वो बता रही हूँ, बिकॉज मुझे भी नहीं पता, अभी तक मैंने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस नहीं किया है। मैंने फाउंडेशन में दिया था 4-5 साल पहले ऑब्जेक्टिव, जब फर्स्ट टाइम आया था तब मैंने दिया था, और तब मैं ऐसे ही प्रिपेयर करती थी कि अगर ऑब्जेक्टिव है देन आई शुड गो लाइन बाय लाइन एंड प्रिपेयर माई ओन क्वेश्चन कि हाँ इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड अगर उतना क्लियर है देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, और अगर कॉन्फिडेंस है देन नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक द एग्जाम। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज एन आउटपुट वर्सेस इनपुट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओके, आपको दे देगा प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और 1-2 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको क्लिक करना है प्रोडक्टिविटी। ओके, आउटपुट वर्सेस इनपुट फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, दैट इज नॉट एफिशिएंसी। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ये प्रोडक्टिविटी था या एफिशिएंसी था, तो वो प्रोडक्टिविटी है। It doesn't merely define the volume of output, but output obtained in relation to resource employed. In this concept, the productivity of a firm can be defined as a ratio output versus input. ये भी बोल सकते हैं output versus input है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी, या फिर 2 ऑप्शन और डाल देगा। ओके, तो आपको उस पर क्लिक करना है प्रोडक्टिविटी। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हर एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। इट इज़ नॉट तो बहुत ईजी है, नहीं बनेगा, बट ऐसे बनेगा, हर एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? The concept of productivity is closely related with that of efficiency. While the term productivity and efficiency are often used interchangeably, efficiency doesn't have the same precise meaning as does productivity. While efficiency is also defined in terms of comparison of 2 components, input and output, the highest productivity level from each input is recognized as the efficient situation. Okay? अगर हमारा highest productivity आता है तो वो situation को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? efficient situation. ठीक है?
further suggest that efficiency reflects the ability of a firm to obtain maximum output from a given set of input. If a firm is obtaining maximum output from a set of input, it is said to be an efficient firm. ओके, मैंने यही कहा, अगर आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा है देन हम लोग आपको एफिशिएंट बोलेंगे. क्लियर है? दो एग्जाम्पल भी दे दिया. अब देखो थर्ड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. देखो, अल्टरनेटिव वेज ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फर्म. फर्म का प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने का वेज क्या क्या है? बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विथ फ्यूअर इनपुट. ओके, आप जो आउटपुट बना रहे हो वो कम इनपुट से बनाओ, या फिर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ इनपुट, या फिर उतना इनपुट लगा के आप ज़्यादा आउटपुट बनाओ. ओके, thus increasing productivity implies either more output is produced with same amount of input or fewer input are required to produce more or same level of output. The highest productivity is achieved when maximum output is obtained for a particular input level. This is your second objective question. Okay, highest productivity क्या है? Might be, मैं नहीं बोल रही हूँ यही होगा, बट इस टॉपिक से, प्रोडक्टिविटी टॉपिक से आप क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में. ठीक है, पूछ सकता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्या है, व्हेन मैक्सिमम आउटपुट इज ऑब्टेन फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट लेवल, और कम इनपुट से ज़्यादा बनाना, ज़्यादा से कम बनाना, इक्वल बनना, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्या है. तो आपको वहाँ पे क्या ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, जब मैक्सिमम आउटपुट होता है विथ मिनिमम इनपुट, दैट इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी. क्लियर है? Hence, productivity growth encompasses changes in efficiency, and increasing efficiency definitely raises productivity. Consequently, if the productivity growth of an organization higher than that of its competitor or other firm, then the firm perform better and is considered to be more efficient. अगर आपका productivity ज़्यादा है as comparison to your competitor, then you are more efficient than your competitor. Clear है? Next page में आइए. On the other hand, performance is much bigger and more inclusive in the business sector. ये कुछ ज़रूरत नहीं है. Hence, performance will be product of efficiency, utilization and productivity. ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो. उसके बाद है efficiency. ओके, अभी efficiency में क्या है? efficiency वैसे तो मैंने बता दिया, अगर आप more productive हैं then you are more efficient. अगर आप less productive है then आप less efficient हैं. क्लियर है? लेकिन एफिशिएंसी जो है उसको बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है, वो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी. देखिए फ्रेंड्स, एफिशिएंसी में क्या दिया है देखिए. व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फर्म इज हाई, देखिए फ्रेंड्स, एफिशिएंसी क्या है देखिए. व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फर्म इज हाई, दैट फर्म इज नोन एज एफिशिएंट फर्म. ये तो क्लियर है. अगर आपका प्रोडक्टिविटी हाई है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एफिशिएंट फर्म बोलेंगे. एफिशिएंसी दो टाइप का है, एक तो है टेक्निकल एफिशिएंसी, दूसरा है एलोकेटिव एफिशिएंसी. आपको पूछ भी सकता है विच इज अ टाइप ऑफ एफिशिएंसी, तीन दे देगा अलग अलग, एक दे देगा टेक्निकल या एलोकेटिव. तो आपको ओरिजिनल में टिक करना है टेक्निकल और एलोकेटिव, क्योंकि यही दो टाइप के एफिशिएंसी होते हैं. ठीक है, तो एफिशिएंसी से ये क्वेश्चन आ सकता है. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ ये आएगा, बट द थिंग इज कि अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, आपको किस लेवल में प्रिपरेशन करनी चाहिए. ओके, टू गेट रैंक, नॉट टू गेट 50 और 40 मार्क्स. ओके, अगर आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आ रही है देन चांसेस है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, क्योंकि अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बोला है. आई डोंट थिंक कि नेगेटिव मार्किंग आने वाले, कोई IAS एग्जाम नहीं है. सो डोंट स्केयर अबाउट ऑल दैट थिंग्स. आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर ही नहीं करेगा अगर MCQ क्वेश्चन आता है तो. ओके, तो अगर आपको आंसर आती है दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द मार्क. पहले क्या होता था, प्रेजेंटेशन है, अब आपको आंसर भी आ रही है लेकिन 10 मार्क्स का अटेंड कर रहे हो, स्टिल यू आर गेटिंग 4, 5 और 6 ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, योर हैंड राइटिंग ऑल्सो. बट नाउ इफ अगर आपको आंसर आ रही है देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द आंसर एंड यू आर गेटिंग 1 मार्क. ओके, सो 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, ये भी नहीं पता ना बाबा. सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. इज जस्ट दैट कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पैनिक ना करें, एंड अगर ऑब्जेक्टिव होती भी है तो कैसे प्रिपेयर करनी हो पता चले. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, अदरवाइज आई एम टोटली नॉट वेल. सो कंटिन्यू करते हैं. एक तो है टेक्निकल एफिशिएंसी, दूसरा है एलोकेटिव एफिशिएंसी. ओके,
टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होता है गाइस, जो नॉर्मल एफिशिएंसी है ना, जो नॉर्मल एफिशिएंसी लाइक आपका अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो, अगर आपका प्रोडक्टिविटी कम है देन आप कम एफिशिएंट हो। अगर आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है देन यू आर गोइंग टू कॉल्ड एज टेक्निकली एफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि जो जनरल टर्म है एफिशिएंसी का दैट डिनोट्स टेक्निकली एफिशिएंटी। ओके, यू आर टेक्निकली एफिशिएंट अगर आपका आउटपुट इनपुट रेशियो स्टैंडर्ड है। क्लियर है? देखो यहाँ पे बोला है टेक्निकल एफिशिएंसी, जनरली एफिशिएंसी मीन्स टेक्निकल एफिशिएंसी मैक्सिमम आउटपुट विद ए गिवन सेट ऑफ इनपुट। ओके, अगर आपका स्टैंडर्ड रेशियो से आपका प्रोडक्टिविटी इक्वल टू योर स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी रेशियो देन यू आर टेक्निकली एफिशिएंट। क्लियर है? एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है गाइस, अगर आप अपने रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हो, लाइक हम लोग जो करते हैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑप्टिमम मिक्स रेशियो निकालते हैं ना, ऑप्टिमम मिक्स हम लोग क्यों निकालते थे, एलोकेशन करने के लिए कि मेरे को कौन सा मटेरियल कम कॉस्ट पड़ेगा एंड कौन सा मिक्स करने से मेरा आउटपुट का जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगा। ओके, वही हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो दैट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। ओके, अगर आपके पास कोई मटेरियल इनअवेलेबल है, लाइक आपको पता है प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए आपको 3 मटेरियल चाहिए ए बी सी एंड दैट इज़ द ऑप्टिमम मिक्स, मतलब कि अगर आप उसका सब्सटीट्यूट लेते हैं देन आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्टिमम कॉस्ट जो है वो मटेरियल ए बी एंड सी से ही आएगा, बट यू हैव अवेलेबल विथ यू ओनली मटेरियल ए एंड बी एंड सी नहीं है, तो आपको सी का कोई सब्सटीट्यूट यूज़ करना पड़ेगा, देन यू विल बी कॉल्ड एज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। ओके, आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, एफिशिएंट नहीं हो, इन दैट केस यू विल बी कॉल्ड एज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट, बट यू मे बी टेक्निकली एफिशिएंट। आप सब्सटीट्यूट यूज करके आपका जो प्रोडक्टिविटी रेशियो आउटपुट वर्सेस इनपुट उसको आप स्टैंडर्ड में ही रख सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन कर सकते हो, तो टेक्निकली यू मे बी एफिशिएंट, बट अगर आप रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट नहीं कर पाए देन यू विल बी कॉल्ड एज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। क्लियर है? समझ में आया? वही दिया है, देखो आपको रिसोर्स एलोकेशन करना है। क्या करना है गाइस, रिसोर्स एलोकेशन करनी है व्हेन ए फर्म चूज ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, जब ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चूज करता है उसको हम लोग बोलेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव आती है देन ये आ सकता है कि अगर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूज करके फर्म प्रोडक्शन कर रहा है देन वो एलोकेटिव एफिशिएंसी होता है, टेक्निकल एफिशिएंसी होता है, या फिर 2 और एफिशिएंसी का नेम दे देगा जो कि एक्चुअली में टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी भी नहीं है। ओके, सो अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आता है, एक्सट्रीमली हार्ड, देन दिस कैन बी योर क्वेश्चन। ओके, इससे हार्ड बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद देखो एग्जांपल मैंने दिया है, टू मेक प्रोडक्ट एक्स रॉ मटेरियल ए बी सी नीडेड, ए एंड बी अवेलेबल, सी इज नॉट अवेलेबल एट गिवन प्राइसेस, तो आपको उसका सब्सटीट्यूट लेना पड़ेगा, दैट विल बी नोन एज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। ओके, बट इट मे बी टेक्निकली एफिशिएंट। ओके, सो ओवरऑल एफिशिएंसी कब आएगा, व्हेन ए फर्म इज टेक्निकली एफिशिएंट प्लस एलोकेटिवली एफिशिएंट। अगर एक फर्म टेक्निकली भी एफिशिएंट है एंड एलोकेटिवली भी एफिशिएंट है देन हम लोग उसको बोलेंगे द फर्म इज ओवरऑल एफिशिएंट। दैट मीन्स देखिए आपका मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। टेक्निकल एफिशिएंट क्या बोलता था, मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट। ओके, मिनिमम इनपुट, दिस इज योर टेक्निकल एफिशिएंसी, प्लस एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है, इनपुट एट लिस्ट कॉस्ट। आपका मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ऑप्टिमम मिक्स के हिसाब से आप अपने इनपुट को एलोकेट कर पा रहे हो, अवेलेबल है सारे रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज एलोकेटिवली एफिशिएंट। सो आप टेक्निकली एफिशिएंट हो प्लस एलोकेटिवली एफिशिएंट हो, देन यू आर नोन एज ओवरऑल एफिशिएंट फर्म। ओके गाइस, क्लियर हुआ? आपको बुक में इसके अलावा एफिशिएंसी में कुछ भी नहीं दिया है, मैंने डायग्रामेटिकली आपको बता दिया है। अगर आप लोग नेक्स्ट जून टर्म में अपेयर करने वाले हैं या नेक्स्ट दिसंबर में, फ्यूचर में कभी भी अपेयर करने वाले हैं जून 2021 ऑनवर्ड्स, देन आप लोग को ये डायग्राम बहुत हेल्प होगा, क्योंकि तब सब्जेक्टिव आएंगे तो आपको पूरे से लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपको याद करने में बहुत ईजी होगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव है आप दिसंबर में दे रहे हैं और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, बिकॉज नहीं पता है कि एग्जाम भी होने वाला है या नहीं, बट अगर होता है देन भी आपको हेल्प होगा, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन अभी बुक से आपको बता दूंगी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, टेक्निकल एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जनरली द टर्म एफिशिएंसी रेफर्स टू टेक्निकल एफिशिएंसी, ये भी पूछ सकता है कि एफिशिएंसी रेफर्स टू व्हाट, टेक्निकल एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, या फिर 2 एफिशिएंसी और दे देगा जो कि एफिशिएंसी का टाइप्स भी नहीं है, बट यू विल हैव टू राइट टेक्निकल एफिशिएंसी। ओके, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, टेक्निकल एफिशिएंसी occurs if a firm obtains maximum output from a set of input. ओके,
जो जनरली एफिशिएंसी का मीनिंग है आउटपुट वर्सेस इनपुट स्टैंडर्ड रेशियो में होना चाहिए, दैट इज योर टेक्निकली एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑकर्स व्हेन ए फर्म चूजेस द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, क्या करेगा, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चूज करेगा at given level of price and production technology. When a firm fails to choose the optimal combination of input at a given level of prices, it is said to be allocatively inefficient. It can be a objective question. Okay, अगर फर्म फेल हो जाता है टू चूज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एट ए गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस, तो हम उसको क्या क्या एफिशिएंसी बोलेंगे, व्हाट एफिशिएंसी दैट विल बी कॉल्ड, दैट इज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट. ओके, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी दैट इज. ओके, दो इट मे बी टेक्निकली एफिशिएंट, टेक्निकली एफिशिएंट हो सकता है बट एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है. टेक्निकल एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी कंबाइन टू प्रोवाइड ओवरऑल एफिशिएंसी. ओके, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टेक्निकल प्लस एलोकेटिव. When a firm achieves maximum output from a particular input level with utilization of input at least cost, it is considered to be an overall efficient firm. Okay, overall efficient firm में क्या होना चाहिए, overall efficient firm में maximum output, second minimum input, third least cost input. Okay, clear है, ये तीन component है, इसका भी objective बन सकता है. To illustrate the above, let us consider a ferroalloy plant manufacturing ferrochrome with chrome ore coke and limestone as cheap input. तीन input लग रहा है. Suppose it can produce 6,000 ton of ferrochrome of a specific grade in a day with least cost per ton. A 15,000 ton of domestic ore and 3,300 tons of imported coke of appropriate grades are available at agreed prices. Let us consider the following scenario. Okay, if input as above are available, any adverse deviation in output is attributable to technical inefficiency. देखो वो बोल रहा है एक आउटपुट बनाने के लिए तीन इनपुट लग रहा है. ओके, एक आउटपुट बनाने के लिए तीन इनपुट लग रहा है, तीनों अगर अवेलेबल है एंड आपका आउटपुट इनपुट रेशियो बिगड़ रहा है, देन टेक्निकली इनएफिशिएंट, बिकॉज वो एलोकेटिवली एफिशिएंट हो गया है तो टेक्निकली इनएफिशिएंट होगा. सपोज ऑन ए पर्टिकुलर डे इम्पोर्टेड कोक इज आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अगर एक भी इनपुट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और अगर आपको उसका सब्सटीट्यूट यूज करना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोकेटिवली इनएफिशिएंट. दिस इज एन एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. रीड कर लेना आप लोग. रिजल्ट इन हायर कॉस्ट पर टन. ओके, suppose there is a breakdown of machinery in limestone mine on a day. This would limit ferrochrome production if sufficient stock of limestone was not built up. Breakdown could be due to technical inefficiency in preventing it or due to allocative inefficiency in not having requisite spares for machine maintenance. Short production could also be due to insufficient limestone stock, which is again an allocative failure. Okay, improving productivity and efficiency is one of the main goals considered in organization in recent years because productivity gains provide overall information about the firm performance. ओके, तो इसको जब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया एफिशिएंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में आप लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. हम लोग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे वो देखिए. उसको भी मैं ग्राफिकली बता दे रही हूँ, देन मैं रीड करवा दूंगी. नॉर्मली हम लोग कैसे मेज़र कर रहे हैं, इतना देर से मैं बोल रही हूँ प्रोडक्टिविटी को कैसे मेज़र करेंगे, आउटपुट बाय इनपुट प्रोडक्टिविटी आएगा. और अगर आपका फॉर्म प्रोडक्टिविटी अच्छा है, स्टैंडर्ड रेशियो के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है, देन आप एफिशिएंट हो. ओके, दिस इज़ द बेसिक वे ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. लेकिन क्या बोल रहे हैं, अगर एक फॉर्म एक आउटपुट बना रहा है विद द हेल्प ऑफ वन इनपुट. ओके, मतलब कि वन टाइप ऑफ इनपुट, ऐसे नहीं कि एक आउट 1:1 रेशियो नहीं है, एक टाइप ऑफ इनपुट लग रहा है. ओके, जैसे कि आउटपुट y बनाने के लिए रॉ मटेरियल x चाहिए. अब रॉ मटेरियल x 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है फॉर वन सेट ऑफ आउटपुट, बट एक ही टाइप का इनपुट लग रहा है. इन दैट केस दिस रेशियो विल बी गुड. हम लोग निकाल सकते हैं, आउटपुट वर्सेस इनपुट कर दो, प्रोडक्टिविटी निकल जाएगा इजीली. लेकिन जहाँ पे मल्टीपल आ रहा है, लाइक बहुत सारे आउटपुट के लिए बहुत सारे डिफरेंट इनपुट चाहिए, तो वहाँ पे क्या लोग डिफरेंट रेशियो बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो क्या मैथमेटिकली सबका जो न्यूमेरिकल आंसर है वो भी डिफर करेगा. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग कंपैरिजन में जाते हैं तब क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया गया, 2 रेशियो निकाला गया. ओके, मेजरमेंट करने के लिए प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को कैसे निकाला गया, देखिए. एक तो निकाला गया पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और एक निकाला गया टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ओके, स्टैंडर्डाइज कर दी गई. तो पहले पढ़ो, वन आउटपुट विथ वन इनपुट को प्रोडक्टिविटी ऐसे निकाली जाती थी, एंड मेनी आउटपुट विथ मेनी इनपुट को आउटपुट इनपुट रेशियो इज डिफरेंट. ऑफकोर्स डिफरेंट आएगा, डिफरेंट रेशियो गिव्स डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू. ऑफकोर्स डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू भी देंगे, इसीलिए बायस डिसीजन ना हो उसके लिए क्या किया गया, 2
डिफरेंट थिंग लाई गई, दैट इज PFP पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड TFP टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी नॉर्मल को इंडिकेट करता था, लाइक आउटपुट वर्सेस इनपुट, वन आउटपुट वर्सेस वन इनपुट। ओके, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट। ओके, हम लोग यहाँ पे कैसे रेशियो निकालेंगे, लाइक आउटपुट पर मैन आवर। ओके, पर मैन आवर के बेसिस में हम लोग देख रहे हैं आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, मैन आवर चेंज होने से आउटपुट कितना चेंज होगा। ओके, आउटपुट पर मशीन आवर। ओके, मटेरियल यील्ड लाइक पर केजी और पर यूनिट कितना निकल रहा है, इस बेसिस में हम लोग पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कुछ लूपहोल्स के कारण टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आया। ओके, बिकॉज एक आउटपुट बनाने के लिए मैक्सिमम इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है ना कि वन इनपुट ही लगे। एक आउटपुट बनाने के लिए कभी भी वन इनपुट जरूरी है क्या? मोर देन वन ही लगता है। बेस 99% केस में मोर देन वन इनपुट ही लगता है। तो इन दैट केस पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यूज़ नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी लाएंगे आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन मोर देन वन इनपुट लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या ओवरऑल बेसिस पे देखिए कि वन बाय वन इंडिविजुअली कंपैरिजन करना रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब के बेसिस में हम लोग कंपेयर करेंगे एक फॉर्म का प्रोडक्टिविटी क्या है एंड वो फॉर्म कितना एफिशिएंट है, और अगर एफिशिएंट है तो टेक्निकली एफिशिएंट है या फिर एलोकेटिवली एफिशिएंट है। ठीक है, या फिर बोथ है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था ऐसे ही समझाने के लिए कि पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, एक इनपुट से एक आउटपुट बन रहा है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, मोर देन वन इनपुट लग रहा है बट आउटपुट एक आ रहा है। क्लियर है? बुक में देखो क्या दिया है, बेसिकली फॉर ए सिंगल फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट यूजिंग ए सिंगल इनपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज ए मेजर ऑफ द प्रोडक्टिविटी लेवल। इन दिस केस प्रोडक्टिविटी इज रिलेटिवली इजी टू मेजर। ओके, ईजी रहता है अगर एक आउटपुट एक इनपुट हो तो। However, in the case of many output and many input in a production process, the measurement of an output-input ratio is difficult. Hence, many different approaches have been applied by many researchers to measurement of productivity and efficiency changes in various type of institution and level of DME, that is decision making units as well. For the different approaches to productivity measurement give different numeric answer. Okay, different numeric answer भी देते हैं, different ratio. Therefore, it is essential to select appropriate measurement for productivity and efficiency to avoid measurement bias in the result. ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। इन द नेक्स्ट पेज देखो लिखा है यहाँ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कितना टाइप का है, पार्शियल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे दिया फ्रंटियर इंडेक्स अप्रोच, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। ये दो टाइप आप याद रखो, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, द अबव समराइजेस द वेरियस अप्रोचेस टू द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द literature. In general, productivity and efficiency can be measured on a partial factor और total factor basis. Okay, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, partial factor basis में, total factor basis में। Partial factor productivity refers to the change in output owing to change in the quantity of one input. ठीक है, एक इनपुट के चेंज होने से पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, whereas total factor productivity refers to the change in output owing to change in quantity of more than one input. Okay, एग्जाम्पल ऑफ PFP आर मटेरियल यील्ड, मैंने बताया आपको मटेरियल यील्ड, आउटपुट पर मशीन आवर, पर लेबर आवर। ओके, एक कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बताया मैंने आपको, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विच कैन बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल पार्ट्स थ्रू प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल टर्नओवर रेट। क्लियर है? In general, in an industrial context, goods and services are produced by a combination of many factor or input. The output of goods and services cannot be used as a measure of the productivity. देखो इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, छोड़ो। मैं क्या बोल रही थी आपको, ये जो मेजरमेंट है इसमें ऑब्जेक्टिव लाइक कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव में ऑफकोर्स है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में बस आपको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है एंड क्या डिनोट करता है, दैट्स इट। इसमें ऑब्जेक्टिव में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ओके, अगर सब्जेक्टिव है तो पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर दिसंबर टर्म दिस क्लैरिफिकेशन, अदरवाइज जून टर्म के लिए तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आपको वैसे ही सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना रखती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
एनालिसिस इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बट प्लीज़ डोंट बी पैनिक वेदर द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस और सब्जेक्टिव बेसिस। आप लोग कंसेप्चुअली चाहिए, कंसेप्चुअली जाएंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम से बिफोर वो लोग पीटीपी आरटीपी इशू करेंगे और उस बेसिस पे ही एग्जाम होगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।